वालेकुम। आज आप लोगों को इटली में कैसे स्कॉलरशिप्स के बारे में बताने वाला हूँ पूरी डिटेल के साथ, जिसके बारे में आप में से बहुत कम लोग जो है वो जानते होंगे। वो स्कॉलरशिप्स है, पीजी स्कॉलरशिप्स, फुली फंडेड पीजी स्कॉलरशिप्स एट द यूरोपियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। ये जो है फ्लोरेंस के अंदर है, तुस्काना रीजन में है। इटली में तुस्काना रीजन में है और फ्लोरेंस में है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस ने ये अलग एक जो है इंडिपेंडेंट डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट है। और इसकी फंडिंग जो है वो यूरोपियन मेंबर कंट्री से आती है। और ये जो है 4 डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर पीजी, फुली फंडेड पीजी स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर कर रही है। और उसमें एक और बड़ी बात यह है कि ये 4 ईयर फुली फंडेड 4 ईयर पीजी प्रोग्राम जो है वो ऑफर कर रही है। आपको पता होगा, अगर नहीं है तो इटली में 90% पीजी प्रोग्राम जो होते हैं वो 3 साल के होते हैं। 4 साल के बहुत कम यूनिवर्सिटी 4 साल के पीजी प्रोग्राम ऑफर करती है। तो ये भी उनमें से एक है, यूरोपियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। और ये 4 डिफरेंट पीजी प्रोग्राम्स के अंदर 4 डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर पीजी फुली फंडेड पीजी स्कॉलरशिप सफर कर रही है। पीजी इन इकोनॉमिक्स, पीजी इन हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन, पीएचडी इन लॉ एंड पीजी इन पॉलिटिकल एंड सोशल साइंसेज। ज़्यादातर स्टूडेंट अक्सर कमेंट करते हैं कि पीजी सोशल साइंस के बारे में आप जो है वीडियोस नहीं बनाते हैं या जो है अपॉर्चुनिटी शेयर नहीं करते, तो ये उन सब के लिए एक वीडियो है। क्योंकि इसमें जितने भी प्रोग्राम है वो सब के सब जो है सोशल साइंसेज से रिलेटेड है। पीजी इन इकोनॉमिक्स, पीजी इन हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन, पीजी इन लॉ एंड पीजी इन पॉलिटिकल एंड सोशल साइंसेज। तो ये फुली फंडेड पीजी स्कॉलरशिप से यूरोपियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट जो है इसको ऑफर कर रही है। और इसका जो डेडलाइन है 15 जनवरी। अच्छा खासा टाइम है आप लोगों के पास, लेकिन इस वीडियो को डिटेल से जो है आप पूरी उसको सुने, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको समझना और जानना जो है बहुत ज़रूरी है बिफोर यू पुट योर एप्लीकेशन। तो इसमें जो अवेलेबल है 130 फुली फंडेड पीजी स्कॉलरशिप जो है वो इन 4 प्रोग्राम्स के अंदर ऑफर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एक एक प्रोग्राम के अंदर तकरीबन 30-40 पोजीशंस है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसमें से अच्छी खासी पोजीशन जो है आप लोग विन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग जो है पूरी एंड तक जो है सुने, ताकि आप लोगों को पूरी डिटेल जो है पता चले और आप जो है फिर उस हिसाब से जो है अपना एप्लीकेशन पुट करें। इसके स्कॉलरशिप बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये जो है आपको 1500 यूरो मंथली देंगे। नेट जो आपके अकाउंट में आएंगे, सब 1500 नहीं, सॉरी, 1600 यूरो देंगे। जो इटली में कोई भी यूनिवर्सिटी जो है पीजी स्टूडेंट को 1600 यूरो नहीं देते, अनलेस एंड अनटिल के वो कोई स्पेशल केस हो। तो ये आपको 1600 यूरो मंथली देंगे। इसके अलावा आपकी जो है हेल्थ इंश्योरेंस होगी। ये फैमिली अलाउंस भी उसमें है। मतलब कि ये फैमिली वीज़ा को सपोर्ट भी करेगा। सबसे बड़ी बात उसमें ये है कि ये फैमिली से वीज़ा को सपोर्ट करेगा। जैसे जैसे ही आपको स्कॉलरशिप्स मिलेगी तो ये फैमिली प्रोसेस में आपको हेल्प आउट करेंगे। और जो है जब आपकी फैमिली आएगी तो उसकी फिर अलग से एक अलाउंस भी होगी, हेल्थ इंश्योरेंस होगी और ट्रैवल अलाउंस भी उसमें है। तो ये पूरे कंप्लीट फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स है। और उसको विन करना जो है एक ड्रीम होगा किसी के लिए भी, और उसकी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी उसके लिए हो सकती है। और सॉरी, फ्लोरेंस जो है वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटी, नॉट ओनली इन इटली बट इन द होल यूरोप। तो फ्लोरेंस, आई हैव बीन टू फ्लोरेंस मेनी टाइम। तो बहुत खूबसूरत है, बहुत मज़े की जगह है। और 4 साल आप उधर गुजारेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। लेकिन उसको विन करना जो है थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि कंपटीशन इसमें ज़्यादा होगी। क्योंकि इसके रिक्वायरमेंट भी थोड़े से डिफरेंट है और थोड़े से जो है मुश्किल लग रहे हैं। लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप में से बड़े जो है ब्रिलियंट स्टूडेंट है और वो उसको आसानी से जो है वो विन कर सकते हैं। तो चलिए इसकी डिटेल के बारे में बात करते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो, और इम्पोर्टेंट इसमें ये भी है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया को आप लोग समझ लें। और फिर उस हिसाब से आप देखें कि आप उसके लिए सूटेबल कैंडिडेट है कि नहीं। तो अगर है तो आप फिर जो है अपने एप्लीकेशन इसके लिए पुट करें। एक तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में ये है कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो बड़ा अच्छा होना चाहिए। एकेडमिक रिकॉर्ड में आपकी जो वो आती है, मास्टर की जो ग्रेड्स है या सीजीपीए है वो आता है, रिसर्च एक्सपीरियंस है कि नहीं है, पब्लिकेशन है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें मैटर करेगी। एज सच जो रिसर्च एक्सपीरियंस या पब्लिकेशन मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन चूंकि पोजीशन इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर किसी के पास है तो उसको हेल्प आउट कर सकता है और उसके लिए ये पोजीशन जो है वो विन कर सकता है। रिसर्च प्रपोजल इसमें बड़ा जो है मेन रोल होगा। इस स्कॉलरशिप्स को विन करने में रिसर्च प्रपोजल का बहुत ही ज़्यादा जो है वो आपका रोल होगा, क्योंकि आपने
जब एप्लीकेशन पुट करते हैं तो उससे पहले जो है इस यूरोपियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर उसके फैकल्टी मेंबर्स हैं, आपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी फैकल्टी मेंबर हैं उनको प्रोफाइल को देखना है, और ये अंदाज़ा लगाना है कि आपका जो रिसर्च एक्सपीरियंस है या आपका ओवरऑल प्रोफाइल है वो फैकल्टी मेंबर के रिसर्च प्रोफाइल के साथ कितना मैच करता है। अगर ज़्यादा मैच करता है तो उस केसेस में आपके ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, और उस केस में जब आपके पास अच्छे कुछ रेलेवेंट चीज़ें भी हों तो फिर तो और ही अच्छा है। तो कोशिश करें प्रपोजल जो है अच्छा सा बनाएं, क्योंकि जो आपको एक विनिंग दे सकता है या फिर स्कॉलरशिप जो विन कर सकता है, मैं समझता हूँ रिसर्च प्रपोजल का इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो रोल है। तो आपको प्रपोजल में, आपके रिसर्च प्रपोजल में क्लैरिटी नज़र आनी चाहिए, ओरिजिनलिटी नज़र आनी चाहिए, फिजिबिलिटी भी नज़र आनी चाहिए, और फिट टू द फैकल्टी डिपार्टमेंट मेंबर्स, फैकल्टी मेंबर्स जो डिपार्टमेंट के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, आपका प्रोफाइल और उसका प्रोफाइल में फिट जो है, फिटनेस जो है वो भी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ना हो कि वो उसका प्रोफाइल कुछ और कह रहा है और आपको प्रोफाइल कुछ और कह रहा है, तो उस केसेस में फिर जो है आप दोनों का प्रोफाइल मैच करना जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने उसको समझना है, और फिर जो है आप जब एप्लीकेशन पुट करेंगे तो उस केस में आपके जो सिलेक्शन चांसेस है वो ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है। हाउ विल योर रिसर्च टॉपिक अलाइन विद पोटेंशियल फैकल्टी सुपरवाइजर, तो ये चीज़ जो है आप लोगों ने ज़रूर देखना है और उसको ज़्यादा फोकस करना है। लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल जो है उसमें भी जो है ये बड़ा वैल्यू देते हैं, और एक स्ट्रिक्ट टाइप की रिक्वायरमेंट, स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट तो नहीं है क्योंकि उसमें बड़ी ऑप्शंस आपके पास हैं। ये C1 जो है लेवल के इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपसे मांग रहे हैं, लेकिन उसमें फिर जो है बहुत सारे जो है ऑप्शन है। अगर आपके पास स्टैंडर्ड इंग्लिश टेस्ट है, टफल हो गया, आईएलटीएस हो गया, उसके भी कुछ पेड वो रिक्वायर कर रहे हैं, वो अगर आपके पास है तो बड़ी अच्छी बात है, वो वेल एंड गुड। वो उस केस में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, और बड़ी आसानी से जो आप उसके रिक्वायरमेंट जो है मीट कर पाएंगे। लेकिन अगर वो नहीं है तो उन्होंने बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, लिस्ट किए हुए हैं, मैं अभी आपके साथ वो दोहराता भी हूँ। उसमें ये है कि अगर आपके पास वो स्टैंडर्ड इंग्लिश टेस्ट नहीं है तो फिर उस केस में आप अगर आपकी डिग्री जो है वो इंग्लिश स्टार्ट है और आपने थीसिस भी इंग्लिश में लिखे हुए हैं, जो कि हमारे जितने भी पाकिस्तानी, इंडिया, बांग्लादेश से सारे जो हैं मुझे पता है वो इंग्लिश में जो है थीसिस लिखते हैं, तो उस केस में भी आप उसकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट को जो है फुलफिल कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो तीसरा उन्होंने ऑप्शन रखा हुआ है कि आप जो है इनका अपना इंग्लिश टेस्ट है, यूरोपियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का अपना इंग्लिश टेस्ट है, तो वो भी आप दे सकते हैं। उसको अगर आपने पास किया तो फिर भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो काफ़ी सारे 3-4 ऑप्शन है आपके पास। अगर एक आपके में फुल एक में एक आपके पास नहीं है तो दूसरे दूसरे को देकर दूसरा नहीं है, तीसरे तीसरे तो किसी एक जो है आप फुलफिल कर ही लेंगे। तो ऐसा जो है वो ऑप्शंस आपके पास एट द एंड ज़्यादा होते हैं, तो वो मसला नहीं रहेगा। इसके अलावा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया में एक मोटिवेशन जो है वो भी, मोटिवेशन, फिट एंड पोटेंशियल जो है ये सारी चीज़ें आपके लिए बड़ा मैटर करेगी। आप मोटिवेशन लेटर लिखेंगे उसमें क्लियरली जो है आपने अपना मोटिवेशन जो है उसको बताना है, और अपना फिट भी बताना है कि मैं आपके कि आप कितना फिट है यूरोपियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के जितने भी फैकल्टी है, 4 जो डिपार्टमेंट हैं और उसके फैकल्टी मेंबर के साथ आप कितने फिट है। तो ये सारी चीज़ें आपने उसमें अपने मोटिवेशन लेटर में ज़रूर मेंशन करनी है और बतानी है, जिसके बेस पे आपकी जो है सिलेक्शन चांसेस और वो जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से। इसके अलावा जो ये आपसे मांग रहे कोई जीआरई, एक सिर्फ एक सब्जेक्ट के अंदर आपसे जीआरई मांग रहे हैं, और वो स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड है। वो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में ये आपसे जीआरई भी मांग रहे हैं और स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड है। तो जो 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 लोग इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसको फिर चाहिए कि अगर जीआरई उसके पास है तो वो अप्लाई करे, अदरवाइज मेरा ख्याल है ना करे तो बेहतर है। बाकी जो 3 डिपार्टमेंट है उसमें आपको कोई जीआरई की ज़रूरत नहीं है। और जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको बताया कि आपके पास 3-4 ऑप्शन है, 4-5 ऑप्शन है, तो अगर एक मीट नहीं हो रहा तो दूसरा जो है वो आप वो उसके थ्रू जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसमें स्कॉलरशिप बेनिफिट्स तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए। लेकिन फिर भी जो जैसे मैंने आपको बताया कि आप ज़रूर जो है इसके फैकल्टी मेंबर्स का जो प्रोफाइल है उसको ज़रूर पढ़ें,
और उसको मैच करें अपने प्रोफाइल के साथ जो है। तो फंडिंग इसकी वेबसाइट जो है जो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उसका जो वेबसाइट है जो लिंक है ओरिजिनल लिंक वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उस पे आप जाएंगे और जो 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 भी जितने भी ग्लोबल साउथ कंट्रीज है मतलब कि डेवलपिंग कंट्रीज है या वार अफेक्टेड कंट्रीज है तो उनके लिए उन्होंने इन्होंने स्पेशल जो है एक स्कॉलरशिप्स रखी है। वो आप लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी जब आप वेबसाइट पे फंडिंग इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं। तो वहाँ पे फिर जो है आपके पास एक वहाँ पे एक लिंक होता है कैंडिडेट्स हु आर फ्रॉम कंट्रीज लिस्टेड ऑन द ईयूआई स्पेशल डॉक्टोरल फेलोशिप पेज, ठीक है। उसके ऊपर जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है या वार अफेक्टेड कंट्रीज है उसके लिए इन्होंने स्पेशल डॉक्टोरल फेलोशिप्स जो है एक ऑप्शन रखी हुई है। जब भी आप एप्लीकेशन इसमें इसके लिए पुट करते हैं तो उसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आते हैं। तो जो लोग जो कैंडिडेट पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, साउथ एशियन कंट्रीज, साउथ अफ्रीका कंट्रीज, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है या वो एप्लीकेशन पुट करने से पहले जो है आप उन कंट्रीज के लिस्ट जो है वो देख लें। वो और 100 कंट्रीज है। मैंने गिने नहीं है लेकिन 400 हो ही सकते हैं, इससे भी ज्यादा शायद। तो तकरीबन सारे जितने भी पोर कंट्रीज है या डेवलपिंग कंट्रीज है वो सब के लिए जो है उन्होंने स्पेशल डॉक्टोरल फेलोशिप्स जो है एक ऑप्शन रखी है। तो जब आप एप्लीकेशन पुट करते हैं तो आप लोगों ने वो वाला जो है ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसमें अगर कोई कैंडिडेट इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर रहा है तो ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन आएगा एडम स्मिथ डॉक्टोरल फेलोशिप्स इन इकोनॉमिक्स, तो वो उसने सेलेक्ट करना है। अगर किसी ने हिस्ट्री के लिए अप्लाई करना है तो उसमें एक ऑप्शन आएगा द जेकब बोरकट डॉक्टोरल फेलोशिप इन हिस्ट्री, तो वो उसने सेलेक्ट करना है। अगर किसी ने लॉ के लिए अप्लाई करना है तो वो फिर उसमें एक ऑप्शन होगा द हैंस केल्सन डॉक्टोरल फेलोशिप, उसके लिए उसने अप्लाई करना है, मतलब वो सेलेक्ट करना है एप्लीकेशन के दौरान। वो सेलेक्ट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका एप्लीकेशन जो है एक राइट उसके थ्रू जाए, चैनल के थ्रू जाए और उनको पता चले कि ये किस फंडिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और जो वो पॉलिटिकल साइंस है, सोशल साइंस है, उसमें ऑप्शन एक होगा हाना अरेंट डॉक्टोरल फेलोशिप्स। तो ये जो है आप लोगों ने इस चैनल के थ्रू जो है जितने भी कैंडिडेट्स नॉन यूरोपियन कंट्रीज से अप्लाई कर रहे हैं तो उन्होंने फिर जो है इन फेलोशिप्स के लिए अप्लाई करना है, ना कि यूरोपियन मेंबर कंट्रीज के थ्रू आप लोगों ने एप्लीकेशन पुट नहीं करना, अदरवाइज जो है वो कंसिडर नहीं होगी, वो रॉन्ग चैनल के थ्रू होगा। तो आप लोगों के लिए जितने भी नॉन यूरोपियन मेंबर कंट्रीज हैं उनके लिए उन्होंने जो फेलोशिप रखी है स्पेशल डॉक्टोरल फेलोशिप है, ठीक है। तो उसके थ्रू आप लोगों ने अपना एप्लीकेशन पुट करना है। सिलेक्शन क्राइटेरिया और प्रोसीजर ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ और डेडलाइन भी डिस्कस कर चुका हूँ। जो कि 15 जून इसकी, सॉरी 15 जनवरी इसकी जो है 1 नवंबर से इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है और 15 जनवरी जो है उसकी डेडलाइन है। मिड फरवरी तक जो है वो प्री सिलेक्शन कमेटी जो है वो फंडिंग अथॉरिटीज वो जो है फाइनलाइज होगी। शॉर्टलिस्ट जो है पीएचडी स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट होगी वो मिड फरवरी में ही होगी और अर्ली मार्च में जो है उसकी इंटरव्यू होगी। और फिर मार्च, एंड मार्च तक जो है वो जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे फाइनली तो इंटरव्यू बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनल वीडियो वीडियो कॉल जो है उसकी शॉर्टलिस्टिंग होगी। और अर्ली अप्रैल में जो है वो फिर जो है तो उसके लिए उसको जो है ऑफर लेटर जो है भेजना शुरू कर देंगे ये लोग, ठीक है। तो अर्ली अप्रैल तक जो ये चीज़ें फाइनलाइज हो जाएगी और मई टू जुलाई जो है वो फॉर्मल एडमिशन लेटर जो है आपको भेज दिए जाएंगे। तो आप एंड ऑफ अगस्त जो है आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जो है प्रोग्राम के लिए। और सितंबर से जो है अगले साल 2026 के सितंबर से जो है ये शुरू होने जो है ये प्रोग्राम जो है शुरू होगा, ठीक है। इस पेज के ऊपर इन्होंने जो है इंटरव्यूज एंड लैंग्वेज टेस्ट का भी एक पेज रखा हुआ है। तो आप लोग जो है एप्लीकेशन पुट करने से पहले जो है उसको भी आप देख लें, उसकी पूरी हर प्रोग्राम्स की उन्होंने डेट दी हुई है कि किस डेट पे आप लोगों की जो है वो जो जो लैंग्वेज टेस्ट है या आप उस प्रोग्राम के लिए जो जो इंटरव्यू होगी उसकी पूरी डिटेल जो है उस पेज के ऊपर है।
तो उस पेज को भी जो है आप लोग डिटेल से आप उसको देखें, आपको पता चले कि कब आपकी इंटरव्यू होगी और कब क्या जो है इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होने वाला है। तो मैं इसका जो लिंक है आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आप इसके लिए अप्लाई करें। एप्लीकेशन जो है वो बड़ा आसान है। आपको जो है रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आप बेसिक जो आपका डेटा है वो आप लोग इंटर करके तो आपको लॉगिन क्रेडेंशियल मिलते हैं, जो आपकी यूज़र नेम और पासवर्ड होती है। वो फिर यूज़ करके आप लॉगिन करते हो, फिर जितने भी यूरोपियन इंस्टीट्यूट के अंदर प्रोग्राम्स हैं उसमें आप अपने रेलेवेंट प्रोग्राम के लिए जो है एप्लीकेशन पुट करते हैं। तो गुड लक। और इससे रिलेटेड कोई भी आप लोगों की क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो मैं जो है यूजुअली क्विकली जो है रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो गुड लक, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने नेटवर्क में ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक जो है ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। थैंक यू सो मच।